4, 1 से 20, 4, 9। ठीक है, 20 to 40, 17। 20 to 40 हो गया। हाँ बोलो भाई। 38, 15, 41, 40 to 60, 51, 52 और 40, 53। और कौन सा था? 47। ठीक। 60 to 80, 57, 64, 80 तक देखो भाई। 73। बाकी बचे हुए 80 के बाद कितने? 98 है ना? देखो कौन सा? 82। इसमें नहीं आ रहा है। वही हमने कहा, हम लोग तो बाउंड्री के इसी तरफ हैं। कौन सा? 90, 19, 19। मतलब दोबारा से देखने लग गए कि वहां से भी देखना है अपने को। हो गए भाई। किसी का और कोई छूटा हो वो क्वेश्चन? कौन सा? 97। अब अगले टारगेट में आ जाएगा। अगली क्लास जो भी होगी तो उसमें आपको सेकंड एक्सरसाइज कर लेनी है और उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। चलो भाई, अब ये देखते हैं क्वेश्चंस। सेकंड में केवल 30 क्वेश्चन है, इस वजह से 30, 30, 60 सेकंड और थर्ड दोनों मिला लेना तो 60 क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो वो भी जितना तेज पढ़ा है उतनी तेज क्वेश्चंस भी सॉल्व करें पूरे, तब तो बात बनती। अदरवाइज तो थ्योरी का क्या मतलब। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या बोल रहा है? फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्फीयर्स चार्ज विथ सेम चार्ज। मतलब इस पर दो स्फीयर्स है, सेम चार्ज है, आर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो फोर्स लग रहा है के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये गिवन है कि एफ फोर्स है। अब बोला जा रहा है कि इफ 50% चार्ज ऑफ वन स्फीयर इज ट्रांसफर टू अदर स्फीयर्स देन न्यू फोर्स बिटवीन देम। इसका 50% कितना हो जाएगा? Q/2। यानी रिमेनिंग चार्ज कितना हुआ? Q/2। और यहां पर आके Q प्लस Q/2 कितना हो जाएगा? 3Q/2। अरे हो जाएगा ना? तो न्यू फोर्स कितना हो जाएगा? F प्राइम इक्वल टू के Q/2 3Q/2 अपॉन आर स्क्वायर। उतनी डिस्टेंस पर रखना है तो 3/4 टाइम्स एफ। ये आ जाएगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 क्या बोल रहा है? 9 में two equal like charges are placed 5 centimeter apart, experiences a repulsive force of इतने न्यूटन, then the magnitude of charge in microcoulomb बताना है। भाई इसमें केवल और केवल दो चार्जेस। आंसर शायद नहीं मैच कर रहा हो, उसके लिए कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना मेरे हिसाब से। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। एफ इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये दे रखा है, ये दे रखा है और ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको किसी ने सॉल्व किया? नहीं, ये तो ऐसे तो इजी लग रहा है, कैलकुलेशन वाइज अगर देखो तो फिर आ जाना चाहिए भाई आंसर। ठीक। 15। 15 देखो क्या कह रहा है। 15 में
दो चार्जेस हैं एल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, एक है 4q, ये हो गया q, अ थर्ड चार्ज q इज प्लेस्ड एट मिडिल ऑफ देम, यहां पर कैपिटल q को रखा जा रहा है एट मिडिल में, इफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन स्मॉल q इज जीरो, इस पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो बोल रहा है, यानी हमको इसी पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो करके इक्वेशन बनानी। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो जरा देखो, ये और ये तो सेम नेचर के होंगे, क्या करेंगे, रिपल्सन का फोर्स आएगा और इसको अपोजिट नेचर का होना पड़ेगा नेट फोर्स जीरो कराने के लिए। तो इसके थ्रू जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, के 4q अपॉन एल स्क्वायर, और इसके थ्रू जो फोर्स लगेगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल बाई टू का स्क्वायर। दोनों को इक्वेट करना है, इक्वेट करेंगे तो स्मॉल क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, एल स्क्वायर यहां से चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 4 ऊपर गया, ये कैंसिल आउट, कितना रहा है, माइनस क्यू, क्यू के बराबर रहेगा। अरे ये सॉल्व करेंगे ना, ये टू टू इधर आ गया 4, ये 4 ये कैंसिल आउट हो गया, कैपिटल क्यू इक्वल टू स्मॉल क्यू, लेकिन साइन के साथ हमने बात करी थी ये कैसे नेचर का होना चाहिए, नेगेटिव, यानी माइनस क्यू। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। 17 में ये कुछ चार्जेस ऐसे अरेंज करे हुए हैं क्लॉक के बेसिस पर, जैसे ये हो गया, और टाइम पूछ रहा है कितना होगा, तो टाइम कुछ नहीं है, वो केवल और केवल नेट फोर्स का आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस क्यू, सेंटर पर है प्लस क्यू नॉट। तो बोल रहा है कि भाई डायरेक्शन बताइए और क्लॉक के बेसिस पर हमें टाइम बताना है। तो जरा इस पर देखो, क्या इसकी वजह से रिपल्सन और इसकी वजह से अट्रैक्शन, हमने बोला था आमने सामने के चार्जेस के फोर्स को पहले इक्वेट करते जाते हैं, ये वाला देखो, ये क्या रिपेल कर रहा है, ये क्या सामने वाला अट्रैक्ट कर रहा है, यानी इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा इसके अलॉन्ग आएगा। अब क्लॉक के हिसाब से सोचो तो भाई यहाँ पर टाइम क्या आ सकता है, वो 7:30 के आसपास, ठीक है। ऐसा नहीं एग्जैक्ट 7:30 दिखा देगा, ये नहीं, ये टेंडिंग टुवर्ड्स है, तो वो उसके बीच में ऑप्शंस में लाई कर रहा है, वो हो सकता है उतना। 7:15 लिख दे तब, 7:30 हटा दे, तो मोस्ट लाइकली हम लोग उसको टिक कर देंगे। 19 19 में कह रहा है आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग, रॉन्ग बताना है आपको भाई। बाइंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम टू द न्यूक्लियस, ठीक बात है, अरे है ना भाई, बाइंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांधेगा क्या, इसमें चार्जेस कैसे होंगे, एक में पॉजिटिव, ये तो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। बाइंड एटम्स टुगेदर फॉर्म, बिल्कुल ठीक है, बाइंड एटम मॉलिक्यूल्स टुगेदर फॉर्म अ सॉलिड, यानी कौन सा ऑप्शन गलत हो गया, सेकंड वाला, तो ये चेक करना था केवल चार्ज पार्टिकल के लिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 41 38 38 में क्या बोल रहा है, 38 में कुछ भी नहीं है, ई दे रखा है, और जो एरिया है वो किस प्लेन पर है, एक्स वाई प्लेन पर है, और आपको हमने बताया था कि अगर एक्स वाई प्लेन पर कोई एरिया लाई कर रहा है तो इसका जो एरिया वेक्टर लिखेंगे वो मॉड ऑफ ए इंटू किधर हो जाएगा, के कैप, और ई आपको दे रखा है, ई एक्स कितना है, 8 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, ये हो गया आपका वेक्टर ई, और एरिया इसका कितना है 100 यूनिट का, तो 100 के कैप, डॉट प्रोडक्ट सिंपली केवल करना है दोनों का वेक्टर फॉर्म में, कितना आ जाएगा, के कैप के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 300। नेक्स्ट है 41 41 देखो क्या कह रहा है, 41 में इलेक्ट्रिक फील्ड इज 100 वोल्ट पर मीटर एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर का मतलब नॉन कंडक्टिंग, ये 10 सेंटीमीटर रेडियस का एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है, इससे 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको गिवन है, ई की वैल्यू 100 वोल्ट पर मीटर। आप बोल रहे हैं 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो 3 सेंटीमीटर वाला पॉइंट इनसाइड हो जाएगा, तो सबसे पहला काम कि इस पर कुछ ना कुछ तो चार्ज होगा तभी फील्ड बन रहा है, ये आउटसाइड पॉइंट है, तो इसके लिए फील्ड कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन 20 इंटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर, क्या यहाँ से क्यू की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी,
और ये इनसाइड पॉइंट है, और इनसाइड के लिए डाइलेक्ट्रिक में बताया था आपको ρr/3 एप्सिलॉन नॉट। हमने कहा था ये इजी वे पे याद रख सकते हैं। क्यू में कन्वर्ट करना हो तो ρ=Q/4/3 πr³ से क्यू के टर्म में आप इसको देख सकते हैं। तो यहां से क्यू की वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आर आपको गिवन है कितना है, 3 है, बाकी तो ये कौन है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻12 करके ये रखना है, केवल कैलकुलेशन है। और इसको जब सॉल्व करोगे तो पता चलेगा एग्जैक्टली के क्यू की वैल्यू उठा लें तो थोड़ा कैलकुलेशन रिड्यूस हो जाएगा, फिर इसको के टर्म में रखेंगे। तो ये आपके खुद के मैनिपुलेशन हैं, इसी वजह से कैलकुलेशन किसी पर नहीं करते हैं क्वेश्चन में। खुद करोगे तो पता चलेगा ये टाइम ले रहा है, टाइम ले रहा है, तो आपके हिसाब से जो भी पेपर देना है उसके हिसाब से दिमाग को एडजस्ट करना पड़ेगा कि क्या चीज फॉलो करे जिससे हम टाइम बचा सके आती हुई चीजों का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 51। 51 में 51 है अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, एक सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, आर रेडियस का, क्यू चार्ज है, इज सराउंडेड बाय एन अनचार्ज कॉन्सेंट्रिक conducting spherical cell. Let potential difference between the surface of a solid and the outer will be v। वो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, v1 माइनस v2 कितना दे रखा है, v के बराबर। इफ द सेल इज नाउ गिवन अ चार्ज, अब क्या कर रहे हैं, ये अनचार्ज था, अब इसको क्या कर रहे हैं, चार्ज दे रहे हैं -3q का। तो बोला जा रहा है न्यू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए एक तो डायरेक्ट मेथड है, एक और फंडामेंटल। अब पूरा आ गया तो पूरी बातें समझते हैं। अगर इसको चार्ज देंगे तो क्या इस सरफेस का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, क्या इस सरफेस का पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, और इस सरफेस का पोटेंशियल कितना चेंज होगा, जितना इसके सरफेस पर होगा उतना ही तो यहां पर आएगा, बोलो भाई। तो डिफरेंस जो होगा वो अभी भी उतना ही रहेगा, लेकिन जो इंडिविजुअल पोटेंशियल है सरफेसेस के वो क्या हो जाएंगे, चेंज। जैसे अब न्यू पोटेंशियल यहां का लिखें तो क्या लिख सकते हैं, खुद का KQ/R, इसका भी कुछ ना कुछ रेडियस होगा, और बाहर का कितना हो जाएगा, प्लस K-3Q/ जो भी इसकी रेडियस 2R। अरे होगा ना, तो ये चेंज हो गया। यहां का पोटेंशियल लिखोगे तो कितना आ जाएगा, K3Q/R। डिफरेंस लेंगे अभी भी डिफरेंस कितना आ जाएगा, उतना। तो जब कभी भी इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स वगैरह गिवन हो, तब बाहर वाले सरफेस को अगर चार्ज देते हैं तो इंडिविजुअल सरफेसेस के पोटेंशियल चेंज होते हैं, लेकिन डिफरेंस जो होता है वो कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट होता है, जो कि जितना चार्ज देंगे, जितना पोटेंशियल इस सरफेस का राइज होगा, इनसाइड जितने भी पॉइंट्स होंगे उसके पोटेंशियल में भी उतने का ही चेंज आएगा। तो डिफरेंस जो होगा वो रिमेन्स सेम। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 53। 53 में बोल रहे हैं नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस, एक रिंग है नॉन कंडक्टिंग, आर की वैल्यू है 0.5 और इस पर क्यू का चार्ज दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूटेड सर्कमफेरेंस, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इतना इतना इतना। ये आपको एक फंक्शन दे रखा है कुछ, देखो इंटीग्रेशन का, इंफिनिटी से 0 और -E.dl। ये क्या बताता है, अगर ये केवल इस पार्ट को देखें, क्या ये डेल्टा V है। इनिशियल पॉइंट कौन सा होगा, इन्फिनिटी। फाइनल पॉइंट कौन सा होगा, 0, यानी इसके सेंटर तक हमें क्या करना है, इन्फिनिटी से यहां तक लेकर आना है। तो हम लिखेंगे V फाइनल माइनस V इनिशियल। क्या इनिशियल पॉइंट इन्फिनिटी हो गया और ये आ गया सेंटर पर पोटेंशियल। रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, अगर Q का चार्ज है, KQ/R। तो पूछने का तरीका कुछ अलग तरीके से, वो सेंटर पे पोटेंशियल पूछता सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाता, उन्होंने इंटीग्रेट को यूज करके लिमिट्स के हिसाब से आंसर बताया। ठीक है भाई, तो KQ/R आपको यहां पर रख देना है और आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 57। 57 में E एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। (100/x²) 10 है और x=20 है, इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या करना है, -E/dx, x के फॉर्म में तो x लिख देंगे, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 10 से 20, क्या ये डेल्टा V आ जाएगा।
तो इसकी वैल्यू रखेंगे 1/x²। अरे बोलो, क्या केवल केवल और केवल इसको इंटीग्रेट ही करना है? x² है, ऊपर ले जाओ x⁻², फिर x⁻n+1/n+1 लगाना है, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 63। 63 में क्या कह रहा है कि 3 चार्जेस हैं लोकेटेड द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया, 2q -q -q। अब बताना है एट द सेंटर, कह रहा है फील्ड बताइए, पोटेंशियल बताइए। तो फील्ड पोटेंशियल निकाल लेते हैं, जो भी आएगा फिर ऑप्शंस में मैच करेंगे। तो क्या पोटेंशियल की वैल्यू 0 आ जाएगी बिना किसी कैलकुलेशन के? क्यों? चूंकि इक्वल डिस्टेंस पर है और हम लोग जानते हैं कि क्या लिखना होता है, KQ/R KQ/R KQ/R। सम अप करेंगे तो नेट चार्ज कितना हो गया? 0। फील्ड देखो, क्या इस 2q चार्ज की वजह से फील्ड आएगा अवे फ्रॉम दैट? इस -q की वजह से आएगा टुवर्ड्स दैट? इस -q की वजह से इधर आएगा। क्या नेट फील्ड कुछ ना कुछ आना चाहिए, यानी हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो बट पोटेंशियल इज 0। अब ये चारों ऑप्शन पढ़ना, इसमें जिसमें आ जाए वो आपको देखना, ठीक है। नेक्स्ट है 64। 64 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दे रखी हैं और कुछ ड्रॉ किया हुआ है डायग्राम, और पोटेंशियल डिफरेंस बताना है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इन बोथ मैग्नेट, कंसीडर द पाथ लेंथ, इतना दे रखा है इसका d का, एट एन एंगल 60 विद रिस्पेक्ट टू फील्ड लाइंस। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 and 2 बताना है। तो ये बताओ, अगर इस तरीके का पैटर्न है तो क्या 1 से होने वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होगा और 2 से जाने वाला इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा होगा? और आपको अगर इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है तो जो फॉर्मूला हम लोगों ने बात करी थी क्या था? डेल्टा V = E/d। अरे यूनिफॉर्म फील्ड में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहां पर जो d डिस्टेंस होती है कौन सी होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द EPS, इक्विपोटेंशियल सरफेस की। क्या ये डिस्टेंस होगी? तो d आपको जो गिवन है इसका ले लोगे ये d cos 60, बाकी इस फॉर्मूले में रखना है, डेल्टा V आपको मालूम चल जाएगा, e की वैल्यू गिवन है, इवन e के टर्म में ही बताना है, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि इस वाले फॉर्मूले में d क्या होता है। पर एक टर्म और होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, जैसे ये हम लोग बात कर रहे थे ना dV/dr। तो पोटेंशियल बोल रहे हैं कि ये डिस्टेंस के हिसाब से चेंज कर रहा है। एनी फिजिकल क्वांटिटी चेंजिंग विद डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, टर्म एसोसिएट कर देते हैं। जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट dt/dx, पोटेंशियोमीटर में देखोगे तो फिर से dV/dx आ जाएगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट उसमें देखोगे आप फ्लूइड में तो dV/dz करके आता है, जिसमें लेयर्स के बीच का फोर्स डिस्क्राइब करते हैं। तो ये जितना भी आ जाएगा ग्रेडियंट की बात आएगी। लेकिन अब ग्रेडियंट में भी एक बात समझना है कि फील्ड लाइंस इस तरीके से हैं तो हम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड चलें और पोटेंशियल में क्या चेंज आए। ऐसा नहीं कि फील्ड लाइंस ऐसे बनी है चल किसी भी तरफ रहे। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को, जैसे ये वेक्टर क्वांटिटी अगर इसको डिफाइन करना हो वेक्टर के हिसाब से तो क्या करेंगे यहाँ पर आर कैप। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया स्केलर के फॉर्म में, वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? डायरेक्शन आर कैप। आर कैप क्या बता रहा है? दोनों पोटेंशियल या ईपीएस के अलोंग जो जाना है, अपने फील्ड लाइंस के अलोंग जाना है, वो आपको यहां से पता चलेगा। तो जब भी पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, जैसे यहां पर बात आई थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग जाना है और परपेंडिकुलर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 73। 73 में ESU के फॉर्म में दे रखा है। ESU में K की वैल्यू कितनी होती है? 1। जो K लेते हैं ना 9 × 10⁹, इसको हम लोग ESU में जब सॉल्व करते हैं फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूले होंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? 1। अब क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। चार्जेस है 10 ESU के 2 सेंटीमीटर पर है, फ्रॉम अदर चार्ज, ये कितना है? 40 ESU, एंड 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अनदर चार्ज -20। यानी ये 2 से हो गया और ये कितना हो गया?
4 सेंटीमीटर, ये हो गया 20 ESU। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 10 ESU बताना है। कितना होता है यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, बोलो भाई। जैसे आपसे बोला जाए 1 EMU कितना होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट हो गया 1, ये क्या है स्टैट सी, और एक आता था एब्सोल्यूट सी, अरे आता था ना भाई। तो स्टैट सी को हम लोग बोलते थे 1 स्टैट सी इक्वल टू कितने कूलम होता था, 3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। और 1 एब्सोल्यूट सी कितना होता था, 1/10 कूलम करके। तो यहां पर हमसे बोल रहा है कि इसकी एनर्जी बताइए। आपको हमने बताया था कि जब भी चार्जेस अगर प्लेस्ड हैं तो एक होता है सिस्टम की एनर्जी, एक होता है चार्ज की एनर्जी। तो चार्ज की एनर्जी के लिए क्या एक पेयर ये बनेगा K(Q1 Q2/R) का, दूसरा पेयर ये बन जाएगा K(Q1 Q2/R) का। चूंकि ये नहीं बताया गया कि एक ही लाइन पे रखे हुए हैं, इनने सिर्फ ये बोला है कि 10 ESU का जो चार्ज है 40 से कितनी डिस्टेंस पर है 2, और ये क्या है 2। तो क्या एक पेयर ये बनाया एक पेयर ये बनाया, दोनों की एनर्जी का क्या करेंगे, केवल और केवल सम करना है K की वैल्यू को 1 लेते हुए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 82। 82 में कुछ डायग्राम दे रखा है और आपको बताना है पार्टिकल किस तरीके के हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। तो कुछ यहाँ पे ऐसा बना हुआ है टॉप बॉटम, और एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का पाथ ऐसे दिखाया गया है, और ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव, 1 2 3 4। तो इसके पाथ को दिखाने का क्या मीनिंग है कि आप केवल ये पता करें कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है। अगर ये पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्ट कराया जा रहा है और इस बॉक्स के अंदर इस तरीके से डेविएट हो रहा है, इट मींस क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा। जैसे ही पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो क्या बाकी सारे पार्टिकल्स के पाथ नहीं बताए जा सकते। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है तो क्या ये डाउनवर्ड जाएगा, ये किस तरफ जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये वाला नीचे जाएगा। तो सेकंड वाला हो गया डाउनवर्ड, थर्ड वाला हो गया अपवर्ड, और फोर्थ वाला हो गया डेविएशन बताने। तो पॉजिटिव चार्ज होता तो फील्ड क्या होता, एक डायग्राम आपको बताया था प्रोजेक्टाइल का जब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल पढ़ रहे थे। हमने कहा फील्ड ऐसा है तो पैराबोलिक पाथ इस तरीके का बन रहा है। अगर ये नेगेटिवली चार्ज होता तो क्या ऐसे बन जाता। फिर इसको कंपेयर किया था कि H हाइट के टावर से कोई अगर बॉल प्रोजेक्ट करी जाती तो बिल्कुल उसी तरीके का इसका रिजल्ट आता है। तो ये उसी पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 97। 97 में प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर है। आपको बताया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट से पास नहीं करती, इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग पढ़ रहे हैं, और सरफेस को क्या होती है परपेंडिकुलर। तो अब इन दो बातों को यूज करके हम जरा देखें फर्स्ट ऑप्शन, क्या सरफेस को परपेंडिकुलर है फील्ड लाइंस, पास तो नहीं कर रही, एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड है, लेकिन क्या परपेंडिकुलर है, नहीं है। क्या सेकंड वाला तो ऐसे ही गलत हो गया, अंदर से पास कर रही। फोर्थ वाले को देखो और थर्ड वाले को देखो। तो फोर्थ वाले में क्या हर जगह परपेंडिकुलर आपको दिखाई पड़ रहा है, बोलो। इसमें कुछ लाइनें हैं पॉजिटिव से एंटर कर रहा है, नेगेटिव से लीव कर रहा है, ये भी करेक्ट है। और इसमें क्या 90 का एंगल बन रहा है, ध्यान से देखो एक दो लाइनें फोर्थ वाले पे, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं देखनी है, ये वाली लाइनें स्लैंट वाली देखो, क्या 90 का एंगल बन रहा है, तो वहां पर नहीं दिखेगा आपको। कौन सी लाइन है, पहली लाइन तो गई वर्टिकल और दो लाइनें ऐसे हैं, ठीक है। एक का एंगल अगर आप 90 मान भी लोगे तो बीच वाली लाइन का एंगल एग्जैक्टली 90 नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में केवल ऑड वन आउट वाला तरीका फॉलो करना है, और ज्यादा कोई बड़ी साइंस नहीं लगानी है, ठीक है। क्योंकि हाँ टेंजेंट बनाएंगे तो दिखाई पड़ेगा ना अपने को, या तो कुछ डायग्राम के हिसाब से भी दिखेगा कि ये 90 जा रहा है या 180 के फॉर्म में जा रहा है, टेंजेंट बना के ही देखेंगे। इस सेकंड वाले थर्ड वाले डायग्राम को अगर आप देखो तो इसमें फील्ड लाइंस जब रखा जा रहा है तो क्या हो रहा है, कुछ टेंडिंग भी आ रहा है, मतलब इंड्यूस चार्ज आएगा उसकी वजह से फील्ड लाइंस में बेंडिंग आएगी। और अगर फील्ड लाइंस देखो तो इस तरीके का, तो भाई ये केवल डायग्राम पर ही बेस क्वेश्चन है, आपको करेक्ट डायग्राम उन दो गिवन डेटा के बेसिस पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। हाँ
बेंडिंग इस वजह से ये बोल सकते हैं कि इंडक्शन चार्ज है, चार्ज कुछ ना कुछ इसमें इंड्यूस होगा ना, तो उसकी वजह से कुछ फील्ड लाइंस है। वैसे भी सही मायने में अगर आप देखो तो केवल अपना पार्ट उस सॉलिड स्फीयर को ले लो, सर्कल ड्रॉ कर दो, उसी से चारों जगह पे आके आइडेंटिफाई हो जा रहा है। अब इन्होंने क्यों बनाया, वैसे फ्रिंजिंग फील्ड का एक कंसेप्ट होता है, अब यहाँ नहीं बनाना चाहिए, क्या चीज ड्रॉ करी गई है। ठीक है, तो अब ये डायग्राम है भाई। क्वेश्चन क्वेश्चन जब कोई फ्रेम करता है तो हम लोग उस पर बातें कितनी कर सकते हैं कि अपने आंसर तक हम कितने उन कंसेप्ट्स को यूज करते हुए कैसे आए। तो दो बातें जो अप्लाई हो रही हैं जिससे हमारा आंसर मिल रहा है, कौन सा, एक तो पास नहीं कर रही, दूसरा सरफेस को क्या है, परपेंडिकुलर है। अब बाकी में क्या चीज करके बनाया हुआ है, फ्रिंजिंग फील्ड लाइंस भी बनती तो बाहर की तरफ से बनती, वो तो अंदर की तरफ से यही दो फील्ड लाइंस बेंड करा दी केवल बस। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1। अगला वर्क है, हाँ, क्वेश्चन गलत नहीं बोलेंगे, गलत क्यों बोल देंगे इसमें। अपने को वैसे भी हमने बोला ऑड वन आउट के फॉर्म में हमें देखना है। जब भी कभी ऐसा भी आता है दो आंसर सही लगते हैं, फिर हम देखते हैं कि यार इसमें ज्यादा करेक्ट कौन सा लग रहा है, तो उसके बेसिस पर जाते हैं। तो क्वेश्चन से अपने को लड़ाई नहीं करनी। अगर क्वेश्चन से लड़ाई करी तो थ्योरी के कुछ पॉइंट्स टेम्पर्ड होंगे और वो फिर अपने मन में ही कंफ्यूजन जनरेट करेंगे। तो जितना हो सके उतना सिंप्लीफाइड वे पे पढ़ें और उससे अपना काम चलाएं। अब ये लगा के इतनी थ्योरी, हमें क्वेश्चन अगर सॉल्व हो रहे हैं 100 200, तो हम समझ लेंगे कि हाँ भाई थ्योरी सही है, होल्ड कर रही 90%, और 10% का स्पेस रहना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, कुछ नई बातें भी जानने के लिए। तो एक्सरसाइज 2 और 3 इसी तरीके से आपको करना है अगली क्लास में, या अगली 1 2 दिन बाद उसको कर लेंगे। जिन लोगों ने नहीं करे फिर से कर लेना, और डाउट में भी पूछ पूछ लेना इसको, लेकिन कर जरूर लेना क्वेश्चंस। बात कर रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर की। तो कंडक्टर में आपको बताया कि अगर रेगुलर शेप का ऑब्जेक्ट है और अगर इसे चार्ज किया जाएगा तो चार्ज क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, पहली बात। अब इसमें कितना चार्ज इसको मैक्सिमम दिया जा सकता है, तो हम बोलेंगे कि भाई उतना चार्ज दिया जाए जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाए, 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या ऑफ एयर। ठीक है, मीडियम होगा तो अलग हो जाएगा। तो यहां पर कितना चार्ज दिया जाए, तो हम बोल सकते हैं KQ/R², या फिर फील्ड को इक्वेट कर देंगे, या फिर पोटेंशियल की बात करी जाए तो पोटेंशियल के बारे में, भाई इतना चार्ज दे सकते हैं तो क्या मैक्सिमम पोटेंशियल नहीं मालूम चल जाएगा। चार्ज यहां से फाइंड आउट किया, फिर पोटेंशियल निकाल लिया, तो ये हो गया स्ट्रेंथ की बात। हमने बोला था कि अगर ये नॉन यूनिफॉर्म वे पर अगर कोई कंडक्टर है और चार्ज इसे करते हैं, तो जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां चार्ज एक्यूमुलेट ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो यहाँ पर लीकेज के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। अंदर की बात करी जाए तो यहाँ पर फील्ड क्या होगा, 0। लेकिन अगर कोई भी पॉइंट्स यहाँ कंसीडर करते हैं तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम, क्योंकि ये कैसा हो जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाता है। इस जो लीकेज ऑफ चार्ज होता है इसको क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है ना, क्या होता है, आसपास की एयर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीड कर जाता है इस वैल्यू से तो आयनाइज करना स्टार्ट करता है, जिससे ये यहां पर जाता है। फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ करनी हो इरेगुलर शेप के कंडक्टर में, क्या करते हैं, सरफेस को परपेंडिकुलर, वही टेंजेंट वाली बात कि जैसा सरफेस है टेंजेंट ड्रॉ किया, उसके परपेंडिकुलरली फील्ड लाइंस को प्लॉट करते हैं। अब कुछ बातें आती हैं कैविटी की, जैसे कि हमारे पास ये रेगुलर शेप का एक कैविटी है सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर के इनसाइड, और यहां पर क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो क्या प्लस क्यू रखेंगे तो सामने इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, और ऊपर वाले सरफेस पर इंडक्शन के थ्रू जो आएगा वो क्या आएगा, प्लस क्यू आएगा। क्या कैविटी के अंदर सरफेस पर और बाहर यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, अरे रहेगा ना। अगर इसके आउटर में कोई एक दूसरा चार्ज रख दिया जाए, अब बताना है कि कहाँ का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, कहाँ का नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो जरा देखो, अगर इसको हम आउटसाइड रख देते हैं तो क्या
इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ रिपल्सन लगेगा, जिससे इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं सरफेस पर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लेकिन कैविटी के इनर सरफेस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी में अगर इररेगुलर शेप का कैविटी हो जाए कुछ इस तरीके का और प्लस क्यू चार्ज रखें, अभी भी ये हमारा सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, तो क्या यहां पे नॉन यूनिफॉर्म होगा? अरे बोलो भाई। और बाहर कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो हम बोलेंगे इररेगुलर शेप की होने की वजह से यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म और यहाँ पर यूनिफॉर्म। ये तो तब की, अब देखो जरा इस वाले केस में ये तो तब की बात है जब एग्जैक्टली सेंटर पे रखा हुआ है। अगर सेंटर से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दें, अब बात करनी कहां पर यूनिफॉर्म होगा कहां पर नॉन यूनिफॉर्म होगा। तो क्या सामने वाले सरफेस पर जो चार्ज होगा कैविटी के इनसाइड वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लेकिन इस शिफ्टिंग का इफेक्ट क्या आउटर मोस्ट सरफेस पर मिलेगा? नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि कैविटी के अंदर वाले सरफेस पे नॉन यूनिफॉर्म और ऊपर वाले पे यूनिफॉर्म। ये क्या है, डिफरेंट टाइप्स के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो बोलते जा रहे हैं कि चार्ज ऐसा रखा है, कैविटी ऐसा है, तो बताइए किस तरीके का आएगा। तो हम लोग ये बातें कर सकते हैं कि इंड्यूस चार्ज क्या हो रहा है, किस तरीके से यूनिफॉर्मिटी। अब जैसे फील्ड लाइंस अगर प्लॉट करनी हो तो बाहर फील्ड लाइंस तो इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड है ही, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सरफेस को यहाँ से 90 का एंगल बनाते हुए। अब इसमें आर्ट में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, फिलहाल वही तरीका इनमें अपनाना है कि कौन सा बेस्ट सूट करता हुआ दिख रहा है सरफेस को परपेंडिकुलर बनाते हुए। ठीक है, हाँ बोलो। किसमें? ये देखो एक पार्ट है, बिल्कुल सही है, ये कैपेसिटर में हम लोग डील करते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम को। अभी तो हम लोग जितना भी पार्ट है वो सारा एयर और वैक्यूम करें, कोई ज्यादा से ज्यादा मिला तो क्या मिला, वाटर। अब जैसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम का मतलब आप समझ ले, सपोज हमने इसके सराउंडिंग में अभी एयर रखा है, तो हमारे पास स्ट्रेंथ ये निकल के आ रही है। अब इसको हमने कवर कर दिया किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, तो जो थ्रेशोल्ड आ रहा था, जो मैक्सिमम चार्ज पहले आ रहा था, अब क्या इसकी चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई? क्यों बढ़ गई? क्योंकि अब ये डायरेक्टली क्या एयर के कांटेक्ट में आएगा, फील्ड नहीं आएगा। अब मीडियम ये आ गया, तो मीडियम की कुछ ना कुछ ब्रेक होने की, वो बोलते नहीं ब्रेक डाउन ऑफ मीडियम जो बात हो रही थी, तो यहाँ जब मीडियम चेंज करेंगे, जैसे कोल है कैपेसिटर में फिल करते हैं, तो जैसे हमारे पास बैरियर पहले 3 × 10⁶ का लगा हुआ था, मीडियम फिल करने के बाद ये थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, मतलब और ज्यादा चार्ज इसमें आ सकता है। तभी जितने भी कैपेसिटर्स होते हैं उसमें हम लोग यही डाइलेक्ट्रिक मीडियम से फिल करते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ, मतलब चार्ज स्टोरिंग जो कैपेसिटी वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। कुछ नहीं है और मतलब उसका एयर को आयनाइज कर रहा था, तो इतना, जैसे ये समझो इसको वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन, तो हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग हो गया। ठीक है, वो किसकी प्रॉपर्टी हुई, इसकी। ऐसा तो नहीं कि एक वर्क फंक्शन के लिए हमने बना दिया ये है इतनी वैल्यू, इसी से सब कुछ हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर है, हर एक कंडक्टर की चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी अलग अलग होती है, लेकिन हमें चाहिए कि यही कंडक्टर है आर रेडियस का, इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, तो सराउंडिंग मीडियम को हम लोग एयर से रिप्लेस, मतलब एयर को रिप्लेस कर देंगे डाइलेक्ट्रिक मीडियम से, जिससे हमारा थ्रेशोल्ड बढ़ जाएगा, मैक्सिमम चार्ज हो जाएगा। ठीक है, लाइटनिंग, लाइटनिंग होती है ड्यू टू फ्रिक्शन बोला जाता है भाई। हाँ, थंडर स्ट्रोम की बात कर रहे हैं, ड्यू टू वो होता नहीं है, बोलते हैं बादल आपस में टकराते हैं तो फ्रिक्शन के थ्रू लाइटनिंग की बात आती है। भाई एनसीईआरटी में एक पूरा पैराग्राफ है, वो आप उसको रीड कर सकते हैं, केवल और केवल वो नॉलेज के लिए, ड्यू टू फ्रिक्शन होता है। अब सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे बादल बादल में ही टकरा रहे हैं, हम लोग बोलते हैं कि दो डिफरेंट होने चाहिए, ग्लास रॉड सिल्क क्लॉथ, एबोनाइट रॉड, तो अब वहां पे होता है फ्रिक्शन के थ्रू कुछ ना कुछ, शायद एयर रहती हो उसमें, ये पूरा आर्टिकल। हाँ, वो अर्थिंग की बात होती है, रॉड जो लगाते हैं लाइटनिंग को फिर ग्राउंड करता है। जैसे एक क्लास 8 7 का क्वेश्चन है, 6 में बोलते थे पहाड़ों में जो पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वो नुकीले होते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई बिल्डिंग बनी होती है, अब पहाड़ों में क्या होता है, थंडर स्टॉर्म ज्यादा ही होता रहता है। अब बिल्डिंग में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक वायर लगाते हैं, एक रॉड होती है जिसमें एक वायर कनेक्टेड रहता है और ये ग्राउंड में चला जाता है। तो जब कभी भी
थंडर स्ट्रोम इस तरीके का हो रहा होता है तो ये क्या होता है, नुकीली चीजों पर फॉल करता है, उसको अट्रैक्ट करता है एक तरीके से। एक तरीके का ये समझो ये रिसीवर हो गया, एंटीना इसका। अगर ये बिल्डिंग में गिरा तो बिल्डिंग क्रैक हो सकती है, तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है, ये क्या करेगा, इस चार्ज को पूरा का पूरा ग्राउंड पे ले जाएगा। तो ये तो पोटेंशियल का ही एक तरीके से हो गया, एक लार्ज अमाउंट का चार्ज यहाँ फॉल करेगा तो ये क्या करेगा, इसको ग्राउंड कर देगा, अदरवाइज वो फिर नुकसान होला। पौधों के बारे में बताया जाता है, नुकीले पौधे क्यों होते हैं पहाड़ों में। अगर पूरा ब्रॉड होगा तो क्या हो सकता है, पौधे ही फट गए, मतलब थंडर स्टॉर्म हुआ पौधे गिर गए। तो कुछ अब नेचर के हिसाब से अलग अलग जगह को अलग अलग तरीके से बताया गया। तो आनंद आप इधर से भी ले सकते हैं थोड़ा। हाँ, नहीं नहीं, वो क्या है 11 से 12 में आए हैं इस वजह से चिल्लाते हैं। देखो अब दो लोगों के सोचने का तरीका अलग अलग है। आप क्या है पहली बार इस बात को देख रहे हैं, और हम बहुत दिनों से यही बात देख रहे हैं कि जब भी 11 की क्लास होती है या 11 से 12 मूविंग होता है तो उसमें अब सो जाएंगे बेचारे अगर उनको नहीं बोला जाएगा। बड़ी मुश्किल से तो आए बैठ के पढ़ रहे हैं। तुम लोग थोड़ा समझदार हो इस वजह से हम होता नहीं है, नींद आने लगती है इसमें, तो नींद को भी भगाने का ये तरीका होता है। अब ये टीचिंग के टाइम पे बताया जाता है कि हाँ थोड़ा बच्चे बीच में पहली दूसरी क्लास में नींद में रहते हैं, नींद नहीं आए इस वजह से उनसे भी इंटरेक्ट करते रहें। अब जैसे कभी कभी ये आता है इंड्यूस चार्ज के थ्रू फील्ड बताना है। सपोज हमारे पास एक कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट है अनचार्ज, और यहां पर एक कोई चार्ज रखा हुआ है, आपसे बोला जा रहा है इस जगह पर फील्ड बताइए, इससे डी डिस्टेंस पर, आर का रेडियस है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो हमको ये मालूम है कि कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, जीरो। चार्जेस इंड्यूस होंगे, अरे होंगे ना। तो जरा ये देखो, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, केवल अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या इधर फील्ड बन रहा होता, ई प्लस क्यू का फील्ड, और कितना बन रहा होता, के क्यू अपॉन डी स्क्वायर। यानी इस पॉजिटिव चार्ज रखने की वजह से क्या यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा, अरे आएगा ना। तो इसके अंदर इंड्यूस चार्ज की वजह से फील्ड क्या ठीक अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए इतना, और जब ये इक्वल बनाएगा तभी जीरो हो पाएगा। तो क्वेश्चंस ऐसे बताए जाते हैं कि इस तरीके से बना दिया गया, बोला गया इंड्यूस चार्ज कितना फील्ड इस पॉइंट पे बना रहे हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी, नेट फील्ड हो गया जीरो, इस चार्ज का फील्ड हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर, इंड्यूस चार्ज का फील्ड हो गया के क्यू बाई आर स्क्वायर इन अपोजिट सेंस, यानी इसका जो डायरेक्शन हो जाएगा वो किस तरफ आ जाएगा, ये आएगा। ऐसे ही पोटेंशियल की भी बातें करी जाती हैं, फील्ड है तो फिर पोटेंशियल का भी हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना। जैसे यहां पर बात करी जाए, इसका पोटेंशियल कितना हो गया, के क्यू बाई आर का, इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल कितना आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे नेट पोटेंशियल लिख के फिर के क्यू बाई आर के हिसाब से सॉल्व करते हैं, जैसे इसके बारे में किया ना। ये तो फील्ड है, दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है, अवे फ्रॉम दैट नेट फील्ड को हमें क्या करना है, जीरो करना है। तो क्वेश्चंस की बातें आएंगी, जैसे सपोज हमारे पास एक पॉइंट यहाँ दे रखा है और ये चार्ज है, आपसे बोला जा रहा है इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताइए कितना हो जाएगा, इसकी डिस्टेंस है डी की। क्या ये कंडक्टिंग स्फीयर है, और इस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे हर जगह पर पोटेंशियल क्या आ जाएगा, सेम। तो किस पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करें, कहां से पोटेंशियल निकालना स्टार्ट करें, ये डिस्टेंस दे रखी है एक्स की, ये दे रखा है डी का। तो हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्रिकल बेसिस पर सेंटर पर पोटेंशियल निकालेंगे, कितना आ जाएगा के क्यू अपॉन डी। और जब सेंटर पर जो पोटेंशियल होगा क्या हर एक पॉइंट पर वही आएगा, ये नहीं है कि हर एक डिस्टेंस से जाएंगे, अदरवाइज फिर क्या हो जाएगा, थ्योरी गड़बड़ होने लग जाएगी। तो सिमेट्रिकल पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं, वो कौन सा हो जाएगा, सेंटर। और वहां पर पोटेंशियल निकालने के बाद हम बोल देंगे यहाँ पर भी उतना ही पोटेंशियल निकल के आएगा। तो ये हो गई भाई प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। अब एक दो क्वेश्चन है कल छूटे हुए थे, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन पर बेस्ड फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देख लो। देखो सब शांत हो गए कि नहीं हो गए,
तो बीच बीच में जब ये आवाज आती है उसका पर्पस ही यही है कि नींद वींद भग जाए, कुछ इस तरीके का नहीं। एक तो साल भर आदत रही है अकेले पढ़ने की, अब यहाँ सबके साथ पढ़ रहे हैं। वैसे इससे पहले भी ऐसा ही होता था इस वाली क्लास में। इनके बीच में हमें फोर्स बताना है कितना लगेगा डायपोल के। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो पॉइंट चार्जेस के बीच का फोर्स पड़ा हुआ है, और जब कभी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है तो वहां पर फोर्स निकालने का हमारे पास तरीका है। कल आपसे बात करी थी कि जो फोर्स फाइंड करते हैं किस तरीके से, F इक्वल टू डी यू बाई डी आर एनर्जी पर। और इसकी जो एनर्जी लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, माइनस पी डॉट ई पी कॉस थीटा। तो हम लोग पहले एनर्जी लिखेंगे और उसे डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद फोर्स फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे यहां पर देखो, म्यूचुअल इंटरेक्शन फोर्स होगा, यानी हमें इस पर फोर्स पता करना है इसके थ्रू। तो सबसे पहला काम, क्या इस डायपोल के लिए दूसरा वाला डायपोल एक्सियल पोजीशन पर रखा हुआ है? तो एक्सियल पोजीशन पर होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर होगा, E1 का फील्ड कितना आ जाएगा, K2P अपॉन आर क्यूब। अब इस डायपोल से एसोसिएटेड एनर्जी देखो कितना आ जाएगी, U इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। अरे आएगा ना। अब P कौन सा हो गया, P2, E कौन सा हो गया, E1। P2 और E1 के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। तुम्हारे पास ये एनर्जी निकल के आ गया, यहां पर लिख देंगे K2P1 अपॉन आर क्यूब P2। क्या फोर्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी यू बाई डी आर। अरे आएगा ना। इसको आप क्या करेंगे, यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कांस्टेंट है न्यूमरेटर में, 1/r क्यूब, आर की पावर -3, -4/4। अरे आएगा ना। तो क्या 3/4 करके आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 2 6 वाला फैक्टर, जो 6K1K P1P2 अपॉन R²। तो रिजल्ट याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो कोई जरूरी नहीं। आप किसी भी तरीके का अरेंजमेंट अगर दे रखा है तो एनर्जी लिखो, डिफ्रेंशिएट करो, और आपका ये रिजल्ट आ जाएगा 6K P1P2 अपॉन R⁴ डायपोल डायपोल्स के बीच का फोर्स। और कुछ बात थी, जैसे वर्क करना हो रहा है डायपोल को रोटेट करने में, तो कितना आया था, क्या आया था फॉर्मूला, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब ये बात आई कि ये तो हो गया फॉर्मूला थीटा 1 से थीटा 2 रोटेट करने के लिए। न्यूमेरिकल फ्रेम करे तो किस हिसाब से बात करी जाए, तो हम ये बोल सकते हैं कि इनिशियली जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो फील्ड के अलोंग है। अब इसको हम क्या कर रहे हैं, थीटा डिग्री रोटेट कर रहे हैं। यानी कि अगर फील्ड के अलोंग है इनिशियल में डायरेक्शन, तो थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और थीटा 2 कितना हो जाएगा, किसी भी एंगल से रोटेट कर रहे हैं, हमने कहा थीटा। ऐसा भी तो हो सकता है कि इनिशियल में ये जो डायपोल है 90 डिग्री पर हो और फिर इसको थीटा से रोटेट किया जाए। तो ये कैसे पता चलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ हमें इक्वेशन बताएगा। तो ध्यान से देखना है कि इनिशियल में एंगल कितना है, फाइनल कितना रोटेट करना है, उसके बेसिस पर यहां पर क्या हो जाएगा, थीटा 1 की वैल्यू 90 और थीटा 2 कितना हो जाएगा, थीटा के बराबर। यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, W इक्वल टू पी कॉस 0 1 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां पर कितना आ जाएगा, कॉस 90 0 माइनस कॉस थीटा, यानी क्या आ जाएगा, माइनस पी कॉस थीटा। तो ये रिजल्ट रटने नहीं है, एक बेसिक ये हो गया। अब जैसा क्वेश्चन कहता जाए उसके हिसाब से हम लोग इसकी वैल्यूज रख के सॉल्व कर सकते हैं। एक और है जो मैग्नेटिक पर फ्रेम किया हुआ है डायपोल पर, हम लोग इलेक्ट्रिक पर उसकी बात कर रहे हैं। एक डायपोल रखा हुआ है यहाँ पर और डिफरेंट ओरिएंटेशंस पर अलग अलग दूसरा डायपोल रख रहा है, अलग अलग प्लेसेस पर, और आपको बोलना है कि कहां पर ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम पे रहेगा, स्टेबल, न्यूट्रल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो सोर्स हमारे पास क्या हो गया, ये वाला डायपोल, इसके थ्रू हमें अलग अलग चेक करना है। तो सपोज हमारे पास पहले ये डायपोल रखा हुआ है,
तो क्या इसकी वजह से जो फील्ड होगा वो इस तरफ आएगा, और फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच का एंगल कितना है, 0। और अगर 0 होता है तो कितनी एनर्जी आती है, -P। -P क्या मिनिमम होती है। यानी इस डायपोल को अगर इस तरीके से रखें तो क्या ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पे रहेगा। अगर इसी का ओरिएंटेशन चेंज कर दिया जाए, सपोज यहां पर कुछ इस तरीके से अगर इसे प्लेस कर देते हैं, अब क्या 90 आ गया, कैसा इक्विलिब्रियम होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या इसी को हम लोग इस तरीके से प्लेस कर दें, अब कितना हो जाएगा। यानी सेकेंड डायपोल की जो प्लेसिंग है और फर्स्ट का जो फील्ड है, जो एनर्जी निकल के आ रही है, उसके बेसिस पर हम लोग बात कर सकते हैं कि किस तरीके का ये इक्विलिब्रियम पे रहेगा। तो फटाफट बताओ इस वाले का इक्विलिब्रियम कैसा होगा। क्या ये इक्विटोरियल पोजीशन पर है, अरे है ना। तो ये डायपोल है, क्या इधर फील्ड आ जाएगा, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 0। कैसा इक्विलिब्रियम, स्टेबल। अरे होगा ना। यहां पर बताओ, क्या ये डायपोल जहां रखा हुआ है इसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट कौन सा हुआ, एक्सियल पॉइंट हुआ। तो जो फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू दिस डायपोल, इसके अलॉन्ग आ जाएगा। एंगल कितना बन गया, 90। कैसा हो गया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसके बारे में बताओ। क्या फिर से इस डायपोल के करस्पॉन्डिंग ये पोजीशन कैसी आ गई, इक्विटोरियल आ गई। इक्विटोरियल पे फील्ड कैसा होता है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0। 0 का मतलब क्या हो गया, स्टेबल। तो स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, इक्विलिब्रियम हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपको सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज में मिल जाएंगे, सेकंड में तो ऐसे ही हैं। नेक्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज 8वां लेक्चर है हम लोगों का, अरे है ना। और अभी कंप्लीट नहीं है, 2 एक्सरसाइज भी बाकी रह गई हैं, 2 और 3। तो वो कंप्लीट हो जाएगा तो हम ये मान लेंगे, तो अगले 1-2 लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये बताओ भाई, नोट्स आपने देखे तो नोट्स में हो गया ना इसका मैक्सिमम पार्ट, ठीक है। 1-2 इलस्ट्रेशन इधर उधर होंगे, वो उसका कोई मतलब नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट पूरा होना चाहिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी, अभी तक जो बात कर रहे थे हम लोग चार्ज के स्टेशनरी चार्ज रेस्ट पर है, और अब जो बात कर रहे हैं वो मूविंग चार्ज की बात कर रहे हैं। और हमने कहा था भाई मूविंग चार्ज होगा तो क्या बनाता है वो, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है। अरे करंट भी आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, मूविंग चार्ज से एसोसिएटेड कितना करंट होगा, फील्ड बनेगा, किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। तो सबसे पहला जो आपको दिमाग में रखना है, कई जगह पर पूछते भी हैं क्वेश्चंस उस तरीके से, जैसे अगर स्टेशनरी चार्ज है तो क्या अंदर फील्ड क्या आ रहा था, 0, और बाहर क्या आ रहा था, नॉन जीरो। जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे KQ/R²। अगर यहीं पर चार्ज फ्लो में होगा तो क्या अंदर फील्ड जो आएगा वो नॉन जीरो आएगा और बाहर क्या आ जाएगा, 0। यानी अब से जो पढ़ने जा रहे हैं, जब चार्ज का मूवमेंट होगा तो अंदर फील्ड कुछ ना कुछ रहेगा, कंडक्टर ही है, तभी बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में अलग है और मूवमेंट में अलग है। तो सबसे पहला ये कि जो पहले अंदर 0 था ये नॉन जीरो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंदर नॉन जीरो, और ये अच्छा ये फील्ड आता किसकी वजह से, जो एक्सटर्नल हम लोग बैटरी क्रिएट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस आता है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाई इलेक्ट्रिक करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसी में एवरेज और इंस्टेंटेनियस करंट की बात करी। आई एवरेज क्या लिखते हैं, आई एवरेज इक्वल टू, बोलो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और आई अगर इंस्टेंटेनियस की बात करी जाए तो डी क्यू अपॉन, क्या इसमें खुद से ये मालूम चल रहा है कि भाई टाइम इंटरवल गिवन होगा, उसमें हम लोगों को चार्ज फ्लो की बात करनी है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये केवल और केवल मैथमेटिकल रिलेशन है कि Q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, आपको क्या करना है, आई निकालना है। तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या एक फॉर्म और इसका दिख सकता है, Q इक्वल टू इंटीग्रल आई डी टी। क्या यहाँ से T1 और T2 लगाएंगे तो आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है,
तो इसके बेसिस पर फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या इसी से केवल मैथमेटिकल जितनी बातें हैं, ये आपको आईटी ग्राफ दे रखा है कुछ इस तरीके का, आपसे बोला जाए कि यहां से यहां तक कितना चार्ज फ्लो किया, तो क्या आईटी ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है वही आपको चार्ज फ्लो के बारे में बताएगा? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अलग चार्ज आ गया, यहाँ पर अलग चार्ज आ गया, तो हम लोग नेट चार्ज पता कर सकते हैं कि इस टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो किया। सॉलिड्स के अंदर करंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है कंडक्टर्स के अंदर वो हाई होती है, कितना? 10⁻29 इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी यानी उसमें कैरियर कौन से हो गए? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए। अब उनको हमें मूव कराना है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की सभी को हम एक डायरेक्शन की तरफ ले जा पाए, तो उसी को हम लोग देखते हैं कि बिहेवियर ऑफ कंडक्टर विदाउट बैटरी विद बैटरी किस तरीके का रहता है। तो जैसे हमारे पास विदाउट बैटरी में कोई एक कंडक्टर है और इस पर हम एक इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्क्राइब करें कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव कर रहा होगा, तो पॉजिटिव चार्ज लैटिस के फॉर्म में रेस्ट पर है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लैटिस से और क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। तो क्या रैंडम कोलिजन्स होने की वजह से ये ब्राउनियन मोशन, जैसे कंटेनर के अंदर गैस का एक मॉलिक्यूल जिस तरीके का मोशन करता है, वैसे हम इसमें मान सकते हैं कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो है वो भी रैंडम लगातार टकराता जाएगा। तो ऐसे, तो क्या इसमें नेट एवरेज वेलोसिटी जो बात करते हैं वो कितना आ जाएगा? 0। कोई भी इसमें बैटरी नहीं है, तो अब दो टर्म यहाँ पे डिफाइन करे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है। तो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग से एनर्जी लेता है, और वो जो इस पे ये सराउंडिंग टेम्परेचर से इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आती है, किस फॉर्म में? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। वेलोसिटी जो गेन करता है जो टेम्परेचर की वजह से वेलोसिटी गेन करता है उसको क्या बोलते हैं? थर्मल वेलोसिटी। क्या हाफ mv² = 3/2 kT? अरे याद है फॉर्मूला? 3/2 kT। के क्या हो गया? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी हो गया सराउंडिंग वाला टेम्परेचर। यहां से जो वेलोसिटी आएगी थर्मल वेलोसिटी, इसका ऑर्डर क्या रहता है? अप्रोक्सीमेटली 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इतनी हाई एनर्जी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होने की वजह से ये यूजलेस हो गया। नेट कितना हो गया? 0। दो टर्म और डिफाइन करे जाते हैं इसमें, एक होता है मीन फ्री पाथ और एक होता है रिलैक्सेशन टाइम। मीन फ्री पाथ को क्या बोलते हैं? एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन इन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ। मतलब कोलाइड किया, अब दूसरा कोलिजन होने के टाइम पे जितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो एक इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, बहुत सारे हैं, तो सबका क्या करेंगे? एवरेज लेंगे, ये हो जाएगा मीन फ्री पाथ। लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका ऑर्डर क्या रहता है? एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का रहता है, 10⁻⁻10। यानी कितनी डिस्टेंस मूव किया, वो ऑलमोस्ट अपने हिसाब से बात करी जाए मैक्रोस्कोपिक व्यू में तो लगेगा ही नहीं कि कुछ हिला है इधर से उधर, लेकिन माइक्रोस्कोपिक व्यू में ये डिस्टेंस भी अपने आप में बहुत है। इसी में दूसरा टर्म आता है रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज टाइम टेकन बाय ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। और ये क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम बहुत ही कम होता है, मतलब एक कोलिजन हुआ, दूसरा कोलिजन हो गया, अरे होगा ना, जब रैंडम मोशन होंगे तो इस तरीके से बात आएगी। यानी कि जब हम बैटरी नहीं लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी कहां से गेन करता है? सराउंडिंग टेम्परेचर से गेन करता है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का इसके अंदर कोलिजन होता रहता है। नेट जो डिस्प्लेसमेंट, नेट वेलोसिटी जो आती है, एवरेज वेलोसिटी, वो कितनी हो जाती है? 0। मतलब अभी भी वेलोसिटी होने के बावजूद भी इस कंडक्टर में कोई करंट का फ्लो नहीं है, इतना सब कुछ होने के बाद भी। अब बात कर रहे हैं कि अगर इसी कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया जाए, वो कहां से आएगा? बैटरी लगाएंगे। बैटरी लगाएंगे तो यहां पर जैसे ही V वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं, तो क्या इंस्टेंटेनियसली ही हमें इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता हुआ दिखेगा? अब हमें पता है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? चार्ज पार्टिकल पर फिर से फोर्स लगाएगा। एम ये था कि जब हम फील्ड लगाएं तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करें? एक तरफ मूव करना स्टार्ट कर दें। यही तो था भाई, रैंडम मोशन कर रहे थे, फील्ड मिल जाएगा तो ये फोर्स लगाएगा, एक तरफ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, रैंडमनेस और ज्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है
जो फील्ड के अलोंग मूव कर रहा है वो तो इधर गया, कुछ इस तरफ होगा, कुछ इस तरीके से जाएगा, तो क्या कोलिजन और ज्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे आप ऐसे समझिए सिंपल सा, जैसे एक थिएटर है, वहां पे सब लोग बैठे हुए हैं। अब अगर मूवी खत्म होती तो अपने हिसाब से निकलते, तब भी रैंडमनेस रहती है। अरे रहती नहीं रहती। अब अचानक से बोल दिया जाए थिएटर खाली करना है, यहाँ पे किसी ने बॉम्ब रख दिया है, क्या केवल इतना स्टेटमेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद क्या रैंडमनेस को बढ़ा देगा। ये फोर्सफुली एग्जिट तो होंगे नहीं कि उड़ के चले जाए, लेकिन रैंडमनेस और ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी बढ़ जाएगी तो क्या नेट जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसके अलोंग वो स्लो हो जाएगा। अरे इलेक्ट्रॉन टकराएंगे बहुत तेज, रिलैक्सेशन टाइम जो होता था 1 सेकेंड, क्या और कम टाइम लगेगा उसको टकराने में, आराम करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, कोलाइड होता रहा। लेकिन जो नेट हो गया वो कम हो गया। यानी इसको हम दो तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं कि एक तो हो गया इसका रैंडमनेस, और एक इस पूरे क्रू का नेट डिस्प्लेसमेंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है, रैंडम मोशन भी कर रहे हैं, और ये जो पूरा क्रू है थोड़ा ड्रिफ्ट भी होता जा रहा है, जिसको आगे जाके हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी बढ़ गई, कोलिजन्स भी हो गए, लेकिन जो नेट डिस्प्लेसमेंट है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या है, वो कम है। और वो किस ऑर्डर का रहता है, वीडी इक्वल टू 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो आती है वो 10⁻⁻। अब जरा देख लो दोनों में डिफरेंस, यहाँ वेलोसिटी थी लेकिन उसकी वजह से करंट हमें नहीं मिल रहा था। यहाँ पे नेट जो वेलोसिटी है वो इस ऑर्डर की है, उसकी वजह से हमें जो करंट वायर में फ्लो करता हुआ यहाँ पे दिखता है। तो अब हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। अब जरा ये देखो, फील्ड यहाँ लगा रहे हैं ई का, तो ये क्या हर एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेगा। कितना एक्सेलरेशन हो जाएगा, F इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। क्या ये m के मास को a का एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, और ये हो जाएगा e बाई एम इंटू ई। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो एक्सेलरेट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है। अरे है ना। अब अगर आपसे पूछा जा रहा है कि भाई एवरेज इनिशियल वेलोसिटी या एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हम लोग लिखें, तो v इक्वल टू यू वन प्लस ए टाउ वन। एक्सेलरेशन सबका कॉमन, टाउ वन इसका जो टाइम हो गया रिलैक्सेशन टाइम, और ये हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी। दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, u2 प्लस ए टाउ टू। इसी तरीके से आ जाएगा vn इक्वल टू यू एन प्लस ए टाउ एन। क्या इंडिविजुअल पार्टिकल्स के बारे में हमने तो लिख लिया, लेकिन जो बात करेंगे जो कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो हम लोग एवरेज लेंगे। तो दोनों साइड का अगर एवरेज लो तो क्या लिख के आ जाएगा, v एवरेज u एवरेज प्लस ए टाउ एवरेज। अरे आएगा ना। तो यहां पर इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। और ये जो फाइनल एवरेज वेलोसिटी आता है इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू रखेंगे तो ई बाई एम इंटू टाउ, और वेक्टर फॉर्म में रखेंगे तो माइनस, और दोनों तरफ क्या कर देंगे, वेक्टर लगाने। तो इस वेलोसिटी के थ्रू ये यहाँ पर मूवमेंट आते हैं इलेक्ट्रॉन के। अब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, इसमें एक करंट फ्लो करेगा। और वही हम लोग पढ़ते हैं कि चार्ज का फ्लो है वो भी कंटिन्यूअस फ्लो है। जैसे ये जो वेलोसिटी आ रही है जरूर कम, लेकिन ये क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी एक तरीके से डील करेंगे, पूरा क्रूज शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। तो हमें एक करंट बोलो भाई, बात समझ में आई क्या है। तो पहला तो ये क्या चीजें हैं, तो हम बोलेंगे भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, फॉर्मूले किस तरीके से यूज करते हैं। अब इसमें क्वेश्चंस अगर आप देखो तो अपने आप में आपको पहले एक्सरसाइज जब सॉल्व करोगे तो कुछ क्वेश्चंस ये मिल जाएंगे। अरे मिल जाएंगे ना। एक तो ये ग्राफ वाला बन गया, डिफरेंशिएट करने वाला बन गया, चार्ज कितना फ्लो कर रहा है इतना। कभी कभी इसी में एक और बात फ्रेम करी जाती, आयंस के फ्लो को डिस्क्राइब किया जाता है। तो आयंस का फ्लो जैसे लिक्विड हो गया, इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, ये आयंस में ब्रेक होता है, तो हम बोल रहे हैं पॉजिटिव आयंस पर सेकेंड इधर मूव कर रहे हैं, नेगेटिव आयंस पर सेकेंड इस तरफ मूव कर रहे हैं। आपको बताना है नेट करंट कितना हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, क्या पॉजिटिव आयंस के करस्पॉन्डिंग जो करंट आएगा I1 का वो इस तरफ आएगा, और नेगेटिव आयंस अगर इधर जा रहे हैं तो करंट किधर आ जाएगा,
I2 का इस तरफ आ जाएगा, नेट करंट कितना हो गया I1 प्लस, क्या I इक्वल टू हमने पढ़ा हुआ है Q बाई टी, और Q को लिख सकते हैं NE अपॉन टी। क्या ये आयंस पर सेकेंड का रेट हो गया फ्लो करने का? तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, नेगेटिव आयंस पर सेकेंड इस तरीके से फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव आयंस पर सेकेंड इस तरीके से फ्लो कर रहा है, ऐसा नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, नेट करंट बताइए। तो आप क्या करेंगे, I1 प्लस I2, अरे इस केस पर क्या आ गया I1 प्लस I2, दोनों कैसे मूव कर रहे हैं अपोजिट सेंस में, अगर सेम सेंस में मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा I1 माइनस I2। तो क्या जो पहला पार्ट है केवल और केवल उसमें क्वेश्चन को पढ़ के फॉर्मूले बेस्ड ही आ रहे हैं, अरे आ रहे हैं ना। अब इधर से जो बातें, इसमें जो मेन पार्ट है वो है केवीएल केसीएल और इंस्ट्रूमेंट्स, जिस पर क्वेश्चंस वैसे सही तरीके से बनते हैं। जो पहला पार्ट है अप टू रेजिस्टेंस, उस पर केवल और केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आते रहते हैं। जैसे ये हो गया, बोलो भाई बात इतनी क्लियर हो गई। अब एक आता है रिलेशन बिटवीन आई एंड वीडी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में रिलेशन क्या होता है भाई, आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। एन क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी स्मॉल एन इक्वल टू एन बाई वी, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, और यहाँ पर वीडी हो गया। वीडी क्या हो गया आपका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसका जो फ्लो रेट है थोड़ा फ्लूइड मैकेनिक्स में मिलता जुलता है, जिसमें हम बोलते नहीं थे कि एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी वहां पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अरे होगा। तो बिल्कुल वैसे ही है, ये तो फॉर अ गिवन सब्सटेंस अगर बात करें तो क्या ये और ये क्वांटिटी फिक्स हो गई, इनका फ्लो रेट क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या ये वैल्यू क्या निकल के आ रही है, आई की वैल्यू। जैसे आपसे कहा जा रहा है कि कुछ इररेगुलर शेप का हमारे पास कंडक्टर है, यहाँ पर है A1 A2 और I का करंट इसमें फ्लो कर रहा है VD1, और यहाँ पर आ जाएगा VD2। तो हमें कमेंट करना है इस पर कि कहाँ पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, कहाँ पर कम होगी। इस जगह पर करंट है I1 का और इस जगह पर है I2, ये I हटा देते हैं। तो सबसे पहली बात, एरिया कम है, कम होने की वजह से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, जो कि हमें पता, कम होने की वजह से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। ए वी इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट हो गया। अगर करंट की बात करी जाए तो करंट क्या है, चार्ज फ्लो रेट, क्या वो फिक्स होना चाहिए हर जगह पर, यानी कैसा भी क्रॉस सेक्शन हो हर जगह पर जो करंट की वैल्यू आएगी वो सेम आएगी। वेलोसिटी के बारे में बोल सकते हैं VD1 इज ग्रेटर देन VD2, बिकॉज एरिया क्या है, कम है इससे, A2 से, और I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2। तो इररेगुलर शेप में हम लोग इस तरीके की बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि भाई क्वेश्चंस में किस तरीके का डेटा दे रखा है। अगेन अ मैथमेटिकल क्वेश्चन, आपको केवल और क्वेश्चन रीड करना है, क्या क्या डेटा दे रखा है, और आई इक्वल टू एन ई ए वी डी पर क्वेश्चन लगाने। तो जब तक रेजिस्टेंस की बात आएगी आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए तक, वहां तक केवल यही बात करेंगे कि भाई ये है फॉर्मूला और इस पर इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, उसके बाद ही कुछ ना कुछ एक रिलेशन आया था वी डी इक्वल टू ई टाउ कैपिटल ई बाई एम। तो एक टर्म डिफाइन किया जाता है इसमें, मोबिलिटी। बोलो भाई, तो मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। तो हर एक के लिए क्या मोबिलिटी अलग अलग आएगी, अरे एक है कॉपर, एक है एल्यूमिनियम, सिल्वर है, तो क्या उसके लिए अलग अलग आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसमें अलग होंगी, तो उसके बेसिस पर ये बोल सकते हैं। एक होता है टर्म रेजिस्टिविटी, एक होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या हो गया, सिग्मा, रेजिस्टिविटी क्या हो गया, रो। तो कंडक्टिविटी क्या चार्ज फ्लो के फेवर में है या अगेंस्ट में है, कंडक्टिविटी अगर हम बोले कि कंडक्टर है, क्या चार्ज फ्लो के फेवर में या अगेंस्ट में है, तो कंडक्टिविटी फेवर करा रहा है और रेजिस्टिविटी क्या कर रहा है, उसका अपोज करा रहा है। यानी रेजिस्टिविटी जो ड्राइव होके आएगा उससे हम लोग जो बात करेंगे वो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस की। और रेजिस्टेंस क्या होता है, यानी चार्ज फ्लो में कितनी दिक्कत आ रही, बोलो,
ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफर्ड बाय मटेरियल इन द फ्लो ऑफ चार्ज इन फॉर अ गिवन मटेरियल, तो उसका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस की बात से हम लोग डिफाइन करते हैं। तो एक आता है टर्म करंट डेंसिटी, वो भी हो जाएगा, एक डेफिनेशन ही है। करंट डेंसिटी क्या होता है, J इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, और एरिया कैसा लेते हैं, करंट फ्लो के डायरेक्शन का परपेंडिकुलर। जैसे सपोज हमारे पास इस तरीके का है, तो यहां पर अगर इस एरिया के लिए आपको करंट डेंसिटी डिफाइन करनी है तो क्या करना पड़ेगा, इसका आपको ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा, अरे इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये आ जाएगा और एक कंपोनेंट ये आ जाएगा, तो आपको ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा, वो यहां पर रखेंगे। तो ए कौन सा कंपोनेंट हो गया, हम बोलेंगे करंट फ्लो के डायरेक्शन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इसी को अगर आप इस तरीके से देखो, I इक्वल टू इंटीग्रल J डॉट डी ए, तो ये रिजल्ट कहीं याद आ रहा होगा, कुछ फ्लक्स से रिलेटेड है। हमने कहा था कंटिन्यूस फ्लो में जब क्वांटिटीज आती हैं वहां पर इसका यूज करते हैं। फ्लक्स जब लिख रहे थे क्या आ रहा था, फाई इक्वल टू इंटीग्रल ई डॉट डी ए। अब यहाँ पर फ्लक्स भी एक नंबर हो गया, यहाँ पर करंट की भी बात कर रहे हैं, और करंट किस हिसाब से निकल रहा है, जे। अब जे कैसा है करंट डेंसिटी, तो क्या जे एज अ फंक्शन ऑफ कभी आर भी दे सकता है, जे इक्वल टू जे नॉट वन माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, या किसी भी तरीके का बना हुआ हो। आपसे पूछा जाए कि एक वायर है जिसका करंट डेंसिटी हमें ऐसा दे रखा है, 0 से कैपिटल आर तक बताइए कितना करंट फ्लो करेगा, तो क्या सिंपली आपको 0 से कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करना है, डीए का वो डिफरेंशियल एलिमेंट, मतलब स्मॉल आर डिस्टेंस पर डी आर थिकनेस का एक एलिमेंट कट करोगे और उसके एरिया से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आंसर निकालेंगे। तो हम बोलेंगे ये करंट फ्लो कर रहा है एरिया के, जो ले रहे हैं कंपोनेंट कौन सा, परपेंडिकुलर, और इस तरीके से क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या ये कांस्टेंट वैल्यू है, बिल्कुल है, अरे है ना। किसी कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होगा करंट का फ्लो, नहीं होगा, अरे जे डॉट डी ए किया डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा। अगर मैथ्स के हिसाब से केवल बात करो, नहीं हमें मालूम है कि इसका, तो हम लोग बोलेंगे भाई दो वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो स्केलर आता है, इस वजह से ये होगा। क्या करंट वेक्टर क्वांटिटी है, बोलो भाई। तो टेंसर, टेंसर एक नया वर्ड आ गया, जीरो ऑर्डर टेंसर, फर्स्ट ऑर्डर। तो हम लोग भाई अभी तक केवल इतनी बात जानते हैं कि स्केलर और वेक्टर, एक्चुअल में सारी क्वांटिटीज टेंसर में ही आती, उसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर टेंसर, फर्स्ट ऑर्डर टेंसर, सेकंड ऑर्डर टेंसर। तो जीरो ऑर्डर में कौन सा हो गया, स्केलर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो गया, वेक्टर की बात हो गई। तो उतना नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ जितना है अपने रेंज में उसकी बात करेंगे। तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, और वेक्टर क्वांटिटी वही होती है जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को होल्ड करे। तो इनके सपोर्ट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बाद अगर सपोर्ट करता है तो हम लोग बोलते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी है, अदरवाइज वो कैसा हो जाता है, स्केलर। अरे होता है ना, तो एक ऐसी क्वांटिटी हो गई स्केलर, टेंसर पे नहीं जाते हैं, ठीक है। 5 मिनट और है, रुक जाएं। खत्म नहीं करेंगे, मतलब ऐसा नहीं, वो क्या है स्पीड में चलता रहता है, वो क्या करें, उसको कुछ कम भी नहीं कर सकते, रिवीजन भी है। जैसे तुम लोग अगर नोट आउट करो, मेन क्लास जैसे होती, हेडिंग लिखी, डायग्राम बनाया, अब कुछ बोला गया, तुम लोग लिख भी रहे हो तो वो भी एक स्टॉप हो गया वहां पे जाके, तो वो एक रिवाइज करा दे। कुछ ज्यादा ही बोल लिया, लो भाई। तो अब कुछ बातें तो पढ़ ही लें, अब चुप रह के क्या देखेंगे इधर उधर। तो मटेरियल को कैसे क्लासिफाई किया गया है, जो थ्योरेटिकल है, और वो कौन सा है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो कंडक्टर्स हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा होती है, ये ज्यादा सुटेबल होते हैं करंट फ्लो के लिए। इंसुलेटर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियस होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने की वजह से वो प्रेफरेबल नहीं रहते हैं। सेमीकंडक्टर, डिफरेंट टेम्परेचर पर इनका बिहेवियर अलग अलग होता है, तो इनको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं। यहाँ पर क्या यूज करके चल रहे हैं, केवल और केवल, वहां डायोड ट्रायोड जब बनाते हैं तब सेमीकंडक्टर की बात आती, पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अभी फिलहाल की जो बात आएगी वो कंडक्टर्स की आएगी इस चैप्टर के अंदर। क्यों आएगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है।
एन क्या है? स्मॉल एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वही अभी सर पढ़ा रहे हैं। हाँ, नॉन लीनियर भाई रटने वाला, उसमें कुछ नहीं बोल सकते, उसका कोई मतलब तोड़ ही नहीं मिला है अभी तक। नॉन लीनियर जो कर्व है, GAAS करके वो एलिमेंट्स होते हैं, उनका बिहेवियर देखा गया और नॉन लीनियर कर्व बनाया गया। हाँ, सीधी लाइन कहाँ पर आएगी? जब लो टेम्परेचर मतलब सराउंडिंग कंडीशंस वगैरह फिक्स कर दी जाए तब आपको मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो रेजिस्टेंस में जब करंट फ्लो करता है और थोड़ा टाइम के लिए, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? हीट अप होता है। हीट होने की वजह से टेम्परेचर राइज करेगा और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज। तो जो लीनियरिटी है वो ना रह के क्या हो जाता है? थोड़ी दूर तो लीनियर रहा, फिर क्या हो जाएगा? कर्व। तो जब हम लॉ को डिफाइन करते हैं तो ये बोलते हैं कि भाई सराउंडिंग कंडीशंस वगैरह क्या है, ह्यूमिडिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, वो एक जैसा रहे कि ज्यादा इफेक्ट उस पर ना पड़े। एक और एलिमेंट्स का नॉन लीनियर कर्व बना होगा, GAAS करके एलिमेंट। हाँ, वो आप उधर पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर में। अभी तो फिलहाल जो होगा बिहेवियर वही हम लोग उसमें समझेंगे। बेसिकली जितना भी पार्ट कंडक्टर से बिलोंग करता है उसको हम लोग सारा का सारा पढ़ेंगे, ठीक है। और जो चीज सेमीकंडक्टर में आती है या जो ग्राफ का कोई नेचर नहीं है, वो केवल उसकी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है, तो उसको याद ही रखने से। जैसे सिंपल से एग्जांपल बताते हैं आपको। जब हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस यूज करते हैं और IH कर्व की बात करते हैं तो हिस्टेरेसिस कर्व आ जाता है। पढ़ते ही नहीं पढ़ते हैं? बोलते हैं अचानक से फील्ड की वैल्यू इतने टाइम्स हो जाती है। नॉन लीनियर कर्व को बोल देते हैं हिस्टेरेसिस। हमने तो पढ़ा ही नहीं कभी तक हिस्टेरेसिस कर्व। वहां आए तो पढ़ा और पता चला बिहेवियर कैसा है। हाँ, डोमेन्स है, मर्ज होके बहुत सारी बन मतलब बड़ा डोमेन बन जाता है। और ये जो मर्जिंग है ये नॉन लीनियर वे पर होती है। दुनिया भर की बातें बता के हिस्टेरेसिस कर्व समझ लेते हैं। तो इसी तरीके से सेमीकंडक्टर्स के भी जो ग्राफ हैं जो आप कह रहे हैं नॉन लीनियर वाला, वो भी हम केवल और केवल अंडरस्टैंड करेंगे। मतलब उसके पीछे का बेसिक उतना नहीं है ना, किस हिसाब से चेंज हो रहा है। जैसे कंडक्टर हमने आपसे बोल दिया कि रेजिस्टेंस है, करंट फ्लो कराएंगे, लॉन्ग टाइम के लिए फ्लो होगा तो हीट अप हो जाएगा, हीट होगा तो उसका टेम्परेचर राइज होने की वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू ही चेंज कर जाएगी। अब वही चेंज कर जाएगा जो चीज अभी तक कांस्टेंट थी, तो क्या हो जाएगा? कर्व थोड़ी दूर स्ट्रेट लाइन, फिर जाके क्या हो जाएगा? इवन मेटल होने के बाद भी, कंडक्टर होने के बाद भी जो कर्व होगा थोड़ी दूर के बाद कैसा हो जाएगा? नॉन लीनियर। तो ये सब बातें पढ़ेंगे। सेकंड और थर्ड है भाई, वो आप लोग करिए। कल छुट्टी है।